गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था जिसको कंसंट्रेशन सेल या हाइड्रोजन कंसंट्रेशन सेल भी बोला जाता है, ठीक है। और उस पर मैंने क्वेश्चंस भी दिए थे, ठीक है। तो वो लास्ट क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। वही लास्ट क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिया था उसको मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। प्लेटिनम हाइड्रोजन, ठीक है, CH3COOH CH3COOH प्लस CH3COONA CH3COONA, ठीक है। ये है 0.1, ये है 0.1 मोलर और ये भी है 0.1 मोलर, ठीक है। ठीक है, शॉर्ट ब्रिज हो जाएगा, ठीक है। CH3COONA, ठीक है, 0.1 मोलर 0.1 मोलर प्लेटिनम हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ है। इसका Ka 10⁻⁻5 दिया हुआ है, ठीक है। CH3COOH का, तो इसमें भी Ka उतना ही दिया हुआ है, ठीक है। इसका ई सेल निकालना, तो ऑब्वियस बात है दोनों उसने क्या लिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है। SHE एज अ एनोड भी, SHE एज अ कैथोड। मैंने पहले बोला था H प्लस का सोर्स वो कुछ भी ले सकता है। देखो H प्लस का सोर्स यहाँ उसने, ये है एसिडिक बफर और ये है शॉर्ट हाइड्रोलिसिस। तो कुछ नहीं, पहले पीएच ऑफ एनोड निकाल लो। पीएच ऑफ एनोड निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता ही है, क्या होगा। पीएच ऑफ एनोड निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, जो एसिडिक बफर का फॉर्मूला था, pKa प्लस लॉग सॉल्ट ऑफ pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट pKa कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस लॉग सॉल्ट मतलब 0.1 और ये भी 0.1 दिया, ये अपना कैंसिल हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। तो pH ऑफ एनोड तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। pH ऑफ कैथोड की बात करूं तो इसका क्या था, हाफ ऑफ pKw प्लस pKa प्लस log C, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। तो इसका कितना हो जाएगा 1/2 14 प्लस 5 14 प्लस 5 माइनस 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9, ठीक, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल का फॉर्मूला होता है 0.059 pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड, ये फॉर्मूला होता है। तो 0.059 pH ऑफ एनोड माइनस 5 माइनस 9, तो दैट्स नथिंग बट ये ओवरऑल आंसर होगा माइनस 0.236 वोल्ट। इसका मतलब आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से पोलैरिटी करेक्ट करने की, आप पोलैरिटी करेक्ट करके बताइए दोनों में से किसी एक का, कि आपको पोलैरिटी करेक्ट करनी। तो ऑब्वियस बात है अगर ये एनोड होता, ये एनोड होता, ये कैथोड होता, तो ऑब्वियस आंसर क्या आता था, 0.36 वोल्ट आंसर आता था, ठीक है। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ई सेल ही आपको निकालना, डायरेक्ट मैं दे रहा हूं, ठीक है। इफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, सॉरी दूसरा क्वेश्चन है, इफ ईपी ऑफ द सेल, ठीक है, सेल कौन सा है, प्लेटिनम हाइड्रोजन, ठीक है, ऑब्लिक HCl, जिसका 0.01 मोलर है, Ha 0.1 मोलर ऑब्लिक प्लेटिनम हाइड्रोजन, ठीक है, इज 0.118 वोल्ट, इज 0.118 वोल्ट। देन कैलकुलेट Ka ऑफ Ha, आपको Ka ऑफ Ha निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो अच्छे लेवल का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, अगर मुझे H प्लस का कंसंट्रेशन पता चल गया तो Ka भी मैं पता कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से कुछ नहीं करो, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता है, ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल का फॉर्मूला होता है 0.059 pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड, ये होता है। तो इसका मतलब ये होगा 0.059 pH ऑफ एनोड कितना हो जाएगा, pH ऑफ एनोड हो जाएगा आपका 2, ठीक है, माइनस pH ऑफ कैथोड पता नहीं है, लेकिन ई सेल की वैल्यू दी हुई 0.118, तो ये डायरेक्ट कितना टाइम चला जाएगा, 2 टाइम पर 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस pH ऑफ कैथोड, 2 इक्वल टू 2 माइनस pH ऑफ कैथोड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं,
0.01 ml, तो pH ऑफ एनोड हो जाएगा 2। ये 1 into 2 टाइम चला जाएगा, तो pH ऑफ कैथोड बराबर आ रहा है 0। pH ऑफ कैथोड आ जाएगा 0। माइनस में से क्या, अच्छा सॉरी माइनस 0.088 वोल्ट है, माय मिस्टेक, माइनस 0.88 वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट कर लेना। तो पीएच ऑफ कैथोड कितना आएगा, पीएच ऑफ कैथोड आ जाएगा 4 आ जाएगा। पीएच ऑफ कैथोड कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अभी आई बस समझ में, इसका मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो गया 10⁻⁻⁴। तो C अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁴। C कितना दिया हुआ 0.1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू 10, वो करेक्शन करना माइनस 0.118 वोल्ट था। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10⁻⁻3। 10⁻⁻3 आ जाए तो Ke का वैल्यू के फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट Ke का फॉर्मूला क्या हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर। ठीक है, 10⁻³ मतलब C अल्फा स्क्वायर लिख सकते हो, 1 माइनस अल्फा नेगलेक्ट कर सकता हूं, आपको यानी कि हम पहले बताया हुआ मैंने। तो C अल्फा मतलब 0.1 10⁻³ का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 10⁻⁵। कितना आ जाएगा 10⁻⁵, सॉरी 10⁻⁷ होगा, माय मिस्टेक, 10⁻⁷। तो Ke की वैल्यू कितनी होगी 10⁻⁷ होगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन से, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन पे चलता। टाइप 2 आपका जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, अब यहाँ पे किसका कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा, इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा, और आप इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन क्या रखोगे, सेम रखोगे। तो मैं लिख देता हूँ इन दिस सेल इलेक्ट्रोड्स आर एट, इन दिस सेल electrodes are at different concentration, electrodes are at different concentration while electrolytes are at, while electrolytes are at constant concentration, electrolytes कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे रहते हैं। ठीक है, नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली ये इलेक्ट्रोड किसके लिए यूज किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल के लिए यूज किया जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हाइड्रोजन SH के लिए ही ये इसको यूज किया जाता है, बाकी इसके अलावा कोई इसका एग्जांपल नहीं है इसमें। ठीक है, नॉर्मली दीज आर यूज्ड फॉर, नॉर्मली दीज आर यूज्ड फॉर, normally these are used for hydrogen electrode, hydrogen electrode। ऐसा बोल सकते हैं, सिर्फ नहीं बोल सकते, सिर्फ ऐसा बोल सकते हैं गैस आयन इलेक्ट्रोड के लिए यूज किया जाता है। आप ऐसा जरूर बोल सकते हो कि ये जो सेल होता है सिर्फ और सिर्फ गैस आयन इलेक्ट्रोड के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो जैसे मैं PtH2 की बात करूंगा और H प्लस, फिर H कंसंट्रेट सॉल्ट ब्रिज, फिर प्लेटिनम हाइड्रोजन, तो ये इसका सेम कंसंट्रेशन रहेगा। डिफरेंस किसका रहेगा P1 ATM और P2 ATM, क्योंकि सॉलिड में क्या कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, बराबर। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के थ्रू क्या जाएगा, गैस बाहर निकलेगा, तो ऑब्वियस बात है हम यहाँ पे प्रेशर को डिनोट करेंगे, किसको डिनोट करेंगे, प्रेशर को डिनोट करेंगे। तो एनोड पे आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो H2 टेंड्स टू क्या देगा, ट्वाइस ऑफ H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इसका E नॉट क्या हो जाएगा 0 होता है। ठीक है, और कैथोड रिडक्शन होता है, जिसका मतलब ट्वाइस ऑफ H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या देगा आपको H2 गैस देगा, इसका B नॉट क्या होता है 0 होता है। ओवरऑल ये कैंसिल हो जाएगा, सेम है, ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, कि इसका मतलब H2 ऑफ एनोड कन्वर्ट होगा H2 ऑफ कैथोड में, ये सेल रिएक्शन होगा। ठीक है, ये सेल रिएक्शन होगा, और इसका भी E नॉट क्या होगा, हमेशा 0 ही होगा E नॉट। ठीक है, तो अगर मैं नस्ट इक्वेशन अप्लाई करूं तो नस्ट इक्वेशन E सेल बराबर क्या होगा, E सेल बराबर E नॉट सेल तो 0 माइनस 0.059/2। ठीक है, लॉग ऑफ यहाँ आपका प्रेशर कितना कैथोड का P2 डिवाइडेड बाय P1, ये इसका फॉर्मूला होगा। तो E सेल 0 रखने के लिए, ग्रेटर देन 0 रखने के लिए P1 शुड बी ग्रेटर देन P2, मतलब
एनोड का प्रेशर हमेशा ज्यादा होना चाहिए कैथोड से, तभी ओवरऑल ये वैल्यू नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि नीट और जेईई में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है, दोनों में। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। ठीक है, थोड़ा सा गैल्वेनिक सेल में पहला जो टॉपिक आपको पढ़ना, वर्क डन बाय द सेल, वर्क डन बाय द सेल। हालांकि आपने नॉन सीक्वेंस में पढ़ा, वर्क डन बराबर क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है, बराबर। वर्क डन बराबर क्या होता है, वर्क बराबर होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है वर्क बराबर। ठीक है, और सपोज करो n फैराडे चार्ज फ्लो कर रहा है, तो वर्क बराबर कितना होगा, वर्क बराबर होगा NFE, वर्क बराबर आपको कितना होगा, NFE हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और मैक्सिमम वर्क डन कोई भी सेल कितना करता है, जितना उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, वर्क डन बराबर NFE नॉट, ये हमने पहले कवर किया है। ठीक है, सेकंड है गिब्स एनर्जी। ठीक है, गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी, गिब्स एनर्जी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी क्या होती है। ठीक है, गिब्स एनर्जी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी, आपको पता है गिब्स एनर्जी चेंज क्या बताता है, वर्क, यूजफुल वर्क बताता है आपको। ठीक है, ये हमने पहले थर्मोडायनेमिक्स में कवर किया हुआ। इसका मतलब डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस NFE बराबर, तो डेल्टा जी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, माइनस NFE नॉट हो जाता है, ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ। ठीक है, आपको पता है कोई भी सिस्टम स्पॉन्टेनिटी कब शो करता है, ठीक है, कोई भी सिस्टम स्पॉन्टेनिटी कब शो करता है, जब उसका डेल्टा जी लेस देन 0 हो। तो डेल्टा जी लेस देन 0 होने के लिए, कोई सेल स्पॉन्टेनियस होने के लिए, तो उसका ई सेल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर लेस देन 0 तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए ई सेल हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और डेल्टा जी भी नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तीसरा जो है, तीसरा और चौथा ही पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ भी चेंज नहीं करेगा, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें जैसे एग्जांपल में ले लो, आखिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता कैसे है, या फिर आप किसी सेल पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन कैसे करते, पहले इसको समझो बात को। तो इसके लिए एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता। सपोज करो, जैसे सपोज करो ZnSO4 था ऑब्लिक, ठीक है, CuSO4 था, और इसका Cu। तो अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिफाइन करूं, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना था, 0.76 वोल्ट था।
और इसका भी चलो मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेता हूं तो इसका कितना हो जाएगा -0.34, इसका रिडक्शन पोटेंशियल +0.34 होता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा -0.34। अब बात समझना, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव में, ठीक है। आपको पता है कि Zn से Zn+2 जाएगा, इसका मतलब आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, यहाँ पे आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा क्योंकि Cu2+ से Cu में जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा। अब याद करो दूसरे या तीसरे लेक्चर में नॉन इक्वेशन जब मैंने डिराइव किया था तो मैंने आपको हाफ सेल का नॉन इक्वेशन भी आपको बताया था, और हाफ सेल में एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आयन के साथ कंसंट्रेशन ऑफ आयन के साथ कैसे वेरी कर सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल भी कंसंट्रेशन ऑफ आयन के साथ कैसे वेरी करता है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जैसे जैसे आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, एनोड वाले का घटेगा, और रिडक्शन पोटेंशियल जैसे जैसे कैथोड में आयन का कंसंट्रेशन घटता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका क्या होगा, बढ़ेगा। अब ऐसे समझो 0.76 यहाँ पर 0.34 यहाँ पे, धीरे 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 इसका आयन का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घटते जाएगा, इसका आयन का कंसंट्रेशन घटते जाएगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ते जाएगा। धीरे धीरे दोनों एक समय पे क्या आएंगे, दोनों बराबर आ जाएंगे। जैसे दोनों बराबर आ जाएंगे इसका मतलब ये क्या हो चुका होगा, रिएक्शन मेरे इक्विलिब्रियम पे आ चुका है। रिएक्शन मेरे इक्विलिब्रियम पे आने का मतलब ये है कि सेल आपका डेड हो चुका है, सेल आपका क्या हो चुका है, डेड। बात समझना ध्यान से, सेल डेड होने का ये मतलब है कि ऐसा नहीं कि रिएक्शन स्टॉप हो चुका है, रिएक्शन चल रहा है, बस उसका उस रिएक्शन में किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। बात समझना ध्यान से, इक्विलिब्रियम पे कंडीशन पे आते ही कभी कभी ऐसे पूछ सकता है क्या रिएक्शन में रिएक्शन रुक जाएगी, क्या रिएक्शन कभी नहीं रुकती, रिएक्शन हमेशा चलते रहेगी, बस उसके कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। आई बात समझ में। अब कंसंट्रेशन चेंज नहीं आ रहा है इसका मतलब ना Zn से Zn+2 बन रहा है, ना Zn+2 से Zn में, मतलब सेल क्या हो चुका है, वर्किंग कंडीशन में नहीं है। अब यहाँ पे आपको सॉल्ट ब्रिज यूज करना रहता है, जब एक याद होगा आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रिज। खैर वो दूर की बात है, वो सब बात की बात है, बट ऐसा नहीं कि हमेशा सॉल्ट ब्रिज काम करता है, कभी ना कभी सॉल्ट ब्रिज का भी कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है, कभी ना कभी एक समय जरूर आता है कि सेल आपका डेड हो जाता है। सेल डेड होने का मतलब ये है कि भले वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है लेकिन उसका सेल जो उसके सेल के अंदर जो रिएक्शन होगा वो हमेशा चलते रहेंगे इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम का कोई टाइम लिमिट नहीं होता, इनफाइनाइट टाइम तक चलता ही है, ठीक है। तो कभी भी सेल रिएक्शन स्टॉप नहीं होती, वो हमेशा चलते रहती है, बस उसके कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं ई सेल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं व्हेन सेल स्टार्ट वर्किंग ड्यू टू, व्हेन सेल स्टार्ट वर्किंग ड्यू टू increase in concentration of ion, due to increase in concentration of ion, due to increase in concentration of ion in anodic compartment, in anodic compartment, that comma its oxidation potential decreases while oxidation potential of cathode increases and finally both becomes equal, and finally both becomes equal, that is उस कंडीशन में ई सेल आपका जीरो हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम आने पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, ई सेल जीरो होता है, ठीक है। मतलब ई सेल को आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ई सेल को आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो जब दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, तो जीरो होगा। बट ई नॉट सेल जीरो कभी भी नहीं होता, याद रखना। ई नॉट सेल वो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी में फिक्स्ड होता है, ठीक है, वो जीरो नहीं होगा, बोले ई सेल आपको क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सेल स्टॉप्स वर्किंग, ठीक है,
cell stops working and reaction comes to an equilibrium and reaction comes to an equilibrium, reaction comes to an equilibrium, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि at equilibrium oxidation potential of anode becomes equal to oxidation potential of cathode। इसका मतलब E सेल आपका हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है। E सेल हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है। इसका मतलब अगर मैं नॉन्स्ट इक्वेशन अप्लाई करूं तब E सेल बराबर क्या होता है, E नॉट सेल माइनस 0.059 बाय n लॉग ऑफ, क्या मैं इसको Q लिख सकता हूँ, Q सेट प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को हम क्या लिखते हैं, Q ही लिखते हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखते हैं। ये तो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, E नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा 0.059 बाय n एट इक्विलिब्रियम। अगर मैं एट इक्विलिब्रियम की बात करूं तो Q बराबर क्या हो जाएगा, K इक्विलिब्रियम, क्या हो जाएगा Q बराबर K इक्विलिब्रियम। ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, या तो K इक्विलिब्रियम डायरेक्ट निकाल सकते हो 10 का पावर n E नॉट सेल डिवाइडेड बाय 0.059। ये भी एक फॉर्मूला बनता है आपका, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्या बनता है आपका, फॉर्मूला बनता है n E नॉट सेल बाय 0.10 का पावर 0.059, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। Fe सॉलिड FeSO4 aqueous 0.01 मोलर, ठीक है, ऑब्लिक AgNO3 aqueous 10⁻³ m, ठीक है, ऑब्लिक Ag सॉलिड, ठीक है। जिसमें गिवन क्या है, E नॉट Fe +2 से Fe जा रहा है -0.4 वोल्ट दिया हुआ, और E नॉट Ag प्लस से Ag जा रहा है, ये दिया हुआ है 0.8 वोल्ट, 0.8 वोल्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला, कैलकुलेट बर्डन मैक्सिमम, कैलकुलेट W max, W delta G naught of the cell in above of the cell in the above condition, ठीक है। क्या सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन निकालो, ठीक है। दो क्वेश्चन बोला है, दो क्वेश्चन अच्छे लेवल पे क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो इनको देखते हैं अभी हम। ओके, तो ये सब पूछा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन लिख लेंगे। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इसका मतलब ये होगा कि Fe जो होगा कन्वर्ट होगा Fe+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट देगा। इसका जो Fe से Fe+2 जो दिया है वो दिया हुआ 0.4 वोल्ट, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल था उसको मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कन्वर्ट कर दिया। अब कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। इसका मतलब Ag प्लस ट्वाइस ऑफ Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या देगा, ट्वाइस ऑफ Ag सॉलिड। 2 से डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, होप्स आप ये सब कर लिए होंगे। तो Fe नेट सेल रिएक्शन क्या होगा, सेल रिएक्शन में ये होगा कि Fe प्लस ट्वाइस ऑफ Ag प्लस कन्वर्ट होकर किस में हो रहा है, Fe+2 ट्वाइस ऑफ Ag, और ये जो होगा E नॉट, यहाँ पे E नॉट Ag से Ag प्लस में जा रहा है, सॉरी Ag प्लस से Ag में जा रहा है, ये दिया हुआ 0.8 वोल्ट।
तो ई नॉट सेल आपको कितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर रिडक्शन पोटेंशियल मतलब 1.2 वोल्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट इक्वेशन लगाऊं मैं, तो ई सेल बराबर कितना हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग ऑफ क्या, अब इसका कंसंट्रेशन उसने दिया हुआ है क्या, देखो इसका कंसंट्रेशन उसने दिया हुआ है 0.01 और 10⁻³ तो Fe+2 का कंसंट्रेशन उसने कितना दिया हुआ है 10⁻², और इसका कितना दिया हुआ है 10⁻³ का होल स्क्वायर। तो ई नॉट सेल 1.2 है 0.059/2 लॉग ऑफ 10⁻² और 10⁻6, तो ये कितना हो जाएगा 1.2 0.059/2 इंटू 4 log 10, तो ये कितना टाइम्स हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा 0.12। तो यहाँ से ई सेल की वैल्यू जो आती है वो आती है 1.08 वोल्ट, 1.08 वोल्ट, ठीक है। अब वर्क डन मेरा कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा मेरा NF ई सेल, NF ई सेल मतलब 296,500 फराडे को मैं लिखूंगा इनटू ये कितना हो जाएगा 1.08 वोल्ट। ये जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जूल में, आप कैलकुलेट आप ही को करना है, ठीक है। वर्क डन मैक्सिमम कितना हो जाएगा, वर्क डन मैक्सिमम हो जाएगा NF ई नॉट सेल, ठीक है। अगेन n तो 2 होगा, f मतलब 96500 और ई नॉट सेल मतलब आपको कितना है 1.2 वोल्ट। ये भी आंसर किस में आएगा, जूल में ही आएगा, ठीक है। डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ वर्क डन हो जाएगा, और डेल्टा जी नॉट बराबर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ वर्क डन मैक्सिमम, जो भी इसका ये वर्क डन होगा नेगेटिव में आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब उसने क्या बोला, सेकंड क्वेश्चन बोला के इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था 10 का पावर 0.059 इंटू फॉर्मूला क्या होगा n इंटू ई नॉट सेल बाय 0.059, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 2 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाय 0.06 अप्रोक्सीमेटली मान लेता हूँ, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 10⁻², और ये हो जाएगा 10 का पावर 1, दिस और दिस कैंसिल, दिस और दिस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 40, 10 का पावर 40। ये आपको क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ तक आपको समझ में आया चीजें, तो समझ लो इसी टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बहुत ज्यादा हाई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ठीक है। देखो तो ये तीन जो फैक्टर है, तीन जो है मेरे तीन एप्लीकेशन थर्मोडायनामिक्स का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो मैंने आपको सिखा दिया। चौथा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नीट में कम से कम मुझे लगता है 10 से 15 बार क्वेश्चन पूछा गया, और जेई में भी कम से कम मान के चलो 8 या 9 टाइम्स क्वेश्चन इसके ऊपर डायरेक्ट आए हुए इस टाइप के, तो चीजें ध्यान से समझिएगा, ठीक है। फिलहाल मैं रब कर रहा हूँ पूरा, ठीक है। चलो चौथा जो मेरा है फोर्थ, वेरी वेरी वेरी, जितना वेरी वेरी कर दो उतना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नीट और जेई दोनों में, नीट में बोल रहा हूँ 10 से 15 बार क्वेश्चन आ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। और रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड ईपी मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए मेटल in its different oxidation state, in its different oxidation state, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना बेटा ये, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन के फॉर्मेट में समझाऊं कि Fe से Fe+2 गया, Fe से Fe+3 गया, और Fe+2 से Fe+3 गया, ठीक है। क्या इन सब का
इलेक्ट्रोड इन सब के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी क्या? सोचो, अगर देखो मेटल तो क्योंकि मेरा आयरन है, ठीक है, तो क्या इन तीनों का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी बेटा, याद रखना, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होगी, ठीक है, क्योंकि हमें पहले पता ही ऑलरेडी, ऑब्वियस बात है एन नंबर ऑफ एन पर भी डिपेंड करते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तीनों की क्या रहेगी? डिफरेंट रहेगी, ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ इफ ई नॉट ऑफ Fe से Fe+2 इज इक्वल टू x, ई नॉट ऑफ Fe से Fe+3 की वैल्यू y, एंड ई नॉट ऑफ Fe+2 से Fe+3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? z, ठीक है, देन फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन x, y एंड z, रिलेशनशिप बिटवीन x, y एंड z, ठीक है, आपको इनका रिलेशनशिप निकालना है x, y और z के बीच में, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, तीन दिए हुए रहेंगे तो किसी दो रिएक्शन को इस तरीके से अरेंज करो ताकि तीसरा वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, जो दोनों को रीअरेंज करने पर तीसरा आपको रिएक्शन मिले, समझ में? आप किसी भी दो रिएक्शन को चूज कर लो, उनको अरेंज करने पर, ऐड करने पर तीसरे वाले का रिएक्शन आना चाहिए, ठीक है, तो जैसे पहले का रिएक्शन क्या होगा? पहले का रिएक्शन होगा Fe से Fe+2 या 2 इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया? डोनेट किया, तो इसका E नॉट का वैल्यू जो है वो x है, Fe से Fe+3 गया और 3 इलेक्ट्रॉन लिया, इसका E नॉट का वैल्यू क्या है? y है, और Fe+2 से Fe+3 गया और इसका E नॉट 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका E नॉट का वैल्यू क्या है? Z है। आपको इन दोनों तीनों में से किसी दो रिएक्शन को रीअरेंज ऐड करना है, रीअरेंज करके, ताकि आपको तीसरा रिएक्शन, अगर मैंने पहले रिएक्शन को क्या किया? रिवर्स कर दिया कि Fe+2 से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Fe बन रहा है, तो क्या मैंने अगर इन दोनों रिएक्शन को ऐड करूंगा तो देखो आपको एक तीसरा रिएक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो पहले रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? +x की जगह क्या हो जाएगा? -x। अब इन दोनों का ऐड कर दो, इन दोनों का ऐड करने का मतलब ये है कि इस रिएक्शन का जो E नॉट होगा वो क्या होगा? y-x, इसका मतलब ये z के बराबर होगा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? अगर जो बच्चा ऐसा सोच रहा है तो बिल्कुल गलत सोच रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है, यही तो कहानी में ट्विस्ट है। इसका रीजन क्या है ना बेटा, देखो हम वहां पे जब E नॉट ऐड करते थे दो रिएक्शन को, ठीक है, वो तब ऐड करते थे ताकि जब मेरा नेट सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं आता था, तभी हम E नॉट को क्या करते थे? ऐड करते थे, ठीक है, हमेशा रहता। अगर कभी भी नेट सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आपका बाई ग्रुप को कैंसिल ही नहीं हो रहा है, तब आप कभी भी E नॉट सेल को, कभी भी किसी के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल को आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। इसका रीजन ये है क्योंकि भैया एक तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी को डायरेक्टली आप कभी भी ऐड नहीं कर सकते हो, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या है, तो अभी इंटेंसिव है तो इसका एक्सटेंसिव बनाना पड़ेगा। अभी एक्सटेंसिव कैसे बनेगा? तो दो तरीका भैया, आप क्या कर सकते हो, इसको गिब्स एनर्जी के फॉर्मेट में लिख सकते हो, और गिब्स एनर्जी को आप क्या कर सकते हैं? ऐड भी कर सकते हो, क्योंकि गिब्स एनर्जी क्या है? डेल्टा जी नॉट एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी देखो इसका एक रीजन है क्यों नहीं ऐड कर सकते, समझो बात का। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ई नॉट क्यों है तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी समझो। आपने जैसे आपके पास घड़ी होगी, घड़ी में जो सेल होता है वो बटन सेल होता है, उसका वोल्टेज कितना होता है? 1.2 से 1.5 वोल्ट ही होता है, ठीक है। पेंसिल बैटरी जो रिमोट में यूज करते हो वो बैटरी, उसका भी वोल्टेज कितना होता है? 1.2 से 1.5 वोल्ट ही होता है बेटा, ठीक है। चाहे आप जो अभी तो आपके जमाने आपको पता है, याद है कि नहीं, वो टॉर्च आता था इतना बड़ा, ठीक है, उसमें इतने बड़े बड़े लिपो की बैटरी लगती थी, उसका भी वोल्टेज 1.2 से 1.5 वोल्ट होता है। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब वो कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो बैटरी का मास कोई भी हो, अगर उसका कंसंट्रेशन उतना ही और उतना ही वो अमाउंट का वो कंसंट्रेशन जनरेट कर रहा है, मतलब समझो बात का, कि जो उतना ही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर पा रहा है, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कितना होगा? सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट, ठीक है। इसलिए हर पेंसिल बैटरी का जो पोटेंशियल का जो रेंज होता है वो 1.2 से 1.5 वोल्ट होता है। उसको बैटरी के मास से कोई मतलब है, तो उसके इलेक्ट्रॉन से पता, या कंसंट्रेशन, उसके इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कितना, तो उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। दैट इज व्हाई ई नॉट क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो दो सेल रिएक्शन के ई नॉट को तभी आप ऐड कर सकते हो
जब आपका नेट सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन हमेशा कैंसिल आउट हो जाए। अगर कैंसिल आउट नहीं होता है, अब आप बोलोगे सर कि सर मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ से 3 मल्टीप्लाई कर दूं, तो बिल्कुल हो सकता है, आप कर सकते हो, तब ई नॉट कर सकते हो। तब ये क्वेश्चन ये नहीं होगा कि इनके बीच का रिलेशन क्या होता है, ये होगा कि Fe+2 से Fe+ से डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप कहने का मतलब समझो, आपने बोला सर यहाँ से 3 मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जब आप इसको 2 3 मल्टीप्लाई करें तो भी आप ई नॉट की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं लाते थे। तब आप देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करने पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो नेट ये क्या दिखा रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। तब आपसे क्वेश्चन ये पूछे डिस्प्रोपोर्शन होगा या नहीं होगा, तो अगर होगा जब ई नॉट सेल पॉजिटिव है, ई नॉट सेल नेगेटिव है, तो इसका मतलब नहीं होगा, तब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन बच रहा है इन एनी कंडीशन, अगर आपसे ये पूछा गया कि इनके बीच का रिलेशन क्या है, तब 2 और 3 मल्टीप्लाई करके कैंसिल मत करना, क्योंकि तब आप डायरेक्ट जो जैसा सेल रिएक्शन है वैसा ही उतारो और उसके अकॉर्डिंग इनको प्लस माइनस करो। अब इसका मैं तरीका सिखा रहा हूं, जैसे सपोज करो, तो मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है। यहां पे लिखा है सेल पोटेंशियल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी hence it cannot be directly added, but delta G naught is an extensive property so it can be directly added, आई बात समझ में। तो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या था, माइनस एन एफ ई नॉट, तो दो डेल्टा जी नॉट ऐड करके नेट डेल्टा जी नॉट को बराबर कर दीजिए, यही आपका आंसर होगा। इसका मतलब Fe+2 से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है, Fe बना रहा है। इसका डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होगी, माइनस एन एफ ई, तो माइनस एक्स माइनस एन एफ ई, तो ई क्या था, माइनस एक्स था, मतलब ये क्या हो जाएगा, एन एफ प्लस एन एफ एक्स हो जाएगा। Fe से कहा गया, Fe+3 गया और 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा। इसका डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितने हो जाएगी, माइनस एन एफ वाई, 3Fy। देखो यहाँ पे n कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे n क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे n कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हो रहा है। और यहाँ पे कितना, Fe+2 से Fe+3, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अभी भी बच रहा है, तो इसका डेल्टा जी नॉट कितना हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट 1 2 और 3, तो इसका डेल्टा जी नॉट हो जाएगा F माइनस सब जेड। इसका मतलब ये होगा कि डेल्टा जी नॉट 3 बराबर क्या होगा, डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2, ये इसका वैल्यू होगा, ठीक है। तो कभी भी दो, अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको दो रिएक्शन को उस तरीके से रीअरेंज करना है कि दोनों का ऐड करने पर तीसरा रिएक्शन आपको मिल जाए। तो मैंने इसको पहले वाले को रिवर्स किया, तो ये डेल्टा जी नॉट माइनस 2Fx आता है। 2 क्यों लिखा, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ गेन हो रहा है, सॉरी यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग NF के अकॉर्डिंग मैंने फॉर्मूला लिख दिया। तो डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2 बराबर किसके होगा, डेल्टा जी नॉट 3 के। डेल्टा जी नॉट 3 की वैल्यू क्या है, माइनस FZ है, इस डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या है, 2Fx है, माइनस 3Fy है, F कैंसिल, माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लेके z बराबर क्या हो जाएगा, 3y माइनस 2x। ये मेरा रिलेशन होगा ई नॉट के बीच में। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कुछ मत करना, जो 3 4 जो भी सर रिएक्शन दिया होगा और जिसके बारे में पूछा होगा आखिर इनके बीच में रिलेशन क्या है, तो जिसके बारे में पूछा है, जो भी इक्वेशन राइट हैंड साइड में दिया हुआ है या जिसके बारे में पूछा है, तो उसको काम करो, उसको नेट सेल रिएक्शन में रखा करो, बाकी के सब रिएक्शन को रीअरेंज करो ताकि आपका नेट सेल रिएक्शन आपको ये मिले, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको अवस्थे वगैरह में खूब मिलेंगे, ठीक है। तो आप उनको क्वेश्चंस को
सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बहुत ज्यादा, जितना मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूं उतना है, और इसमें 100% जेईई मेंस और नीट में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ गैल्वेनिक सेल, ठीक है, जिसको हम पीसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपको पता है रेजिस्टेंस में जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसी तरीके से क्या होता है, जैसे रेजिस्टेंस वैरी करता है टेम्परेचर के साथ, वैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी वैरी करता है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद टेम्परेचर, with temperature is known as temperature coefficient, 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 and it can be calculated by, and it can be calculated by, and it can be calculated by knowing the value of, knowing the value of electrode potential at two different temperature, at two different temperature। जैसे अगर T1 पे E1 पोटेंशियल था और T2 पे मेरा क्या था, E2 पोटेंशियल है। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, dE by dt एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर होगा, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आपको क्या करना है, रिमेंबर करना है। ठीक है, अब देखो आपको दो चार फॉर्मूला आपको पता होंगे। डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, ये पहला है, ये मान लो मेरा फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, ये सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, ये सेकंड फॉर्मूला है। और डेल्टा जी बराबर मेरा क्या होता है, माइनस एन एफ ई, ये पहला इक्वेशन है। तीसरा इक्वेशन आपको थर्मोडायनेमिक्स से ये भी पता है, डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा एच प्लस टी ऑफ डी ऑफ डेल्टा जी, डी ऑफ डेल्टा जी बाय डी टी एट कांस्टेंट पी गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ये आपको मैंने थर्मोडायनेमिक्स में बताया फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ये इक्वेशन मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया हुआ था, अगर आपको याद होगा तो वेल एंड गुड है, नहीं भी याद होगा तो भी इसको याद रखिएगा फिलहाल के लिए। ठीक है, तो और ये फॉर्मूला होता है तीसरा। ठीक है, तो अब आपके पास क्या डेल्टा जी पता है, ये वैल्यू पता है, ये आपको क्या डेल्टा एच निकालना है। ठीक है, तो नेक्स्ट इक्वेशन हो जाता है आपका हीट ऑफ रिएक्शन। आगे हीट ऑफ रिएक्शन आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अगर डेल्टा जी की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी इक्वेशन 3 में, ठीक है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सब्स्टिट्यूटिंग इन 3, इक्वेशन 3 में आपने क्या किया, सब्स्टिट्यूट की, तो माइनस एन एफ ई बराबर क्या होगा, डेल्टा एच प्लस टी इंटू डी ऑफ डेल्टा जी बाय डी टी। ठीक है, ठीक है, तो डेल्टा जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस एन एफ ई लिख सकता हूँ डेल्टा जी की जगह पे मैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस एन एफ ई बराबर क्या होगा, डेल्टा एच प्लस, ठीक है, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी, माइनस एन एफ टी डी बाय डी टी, माइनस एन एफ टी डी बाय डी टी, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, माइनस एन एफ ई, अब मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस एन एफ इधर लेकर आ रहा हूँ, डेल्टा ये इधर लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा मेरा, माइनस एन एफ ई
प्लस एन एफ टी डी बाई डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा डेल्टा एच हो जाएगा, डेल्टा एच हो जाएगा। ओके ओके ये आपका क्या हो जाएगा डेल्टा एच। तो इसका फाइनली आपका डेल्टा एच का इक्वेशन क्या बनेगा माइनस एन एफ क्या हो जाएगा ई माइनस टी डी ऑफ डी बाय डी टी। ठीक है ये आपको क्या बनेगा डेल्टा एच का इक्वेशन बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा जाता है। ठीक है अब नेक्स्ट लास्ट बट नॉट लिस्ट, ठीक है लगे हाथ हम एंट्रोपी भी पढ़ लेते हैं, एंट्रोपी ऑफ सेल रिएक्शन। ठीक है आखिर इनकी एंट्रोपी कैसे निकाली जाती है। ठीक है अगर मैं काम करता हूँ इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को रिप्रेजेंट करता हूँ डेल्टा जी से डेल्टा एच से तो t और माइनस टी डेल्टा एस को मैं किसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ, इसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ। तो माइनस टी डेल्टा एस किसके बराबर हो जाएगा टी डी ऑफ डेल्टा जी बाय डी टी। ठीक है ये बन रहा है तो टी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ माइनस डेल्टा एस बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं डेल्टा जी का पुट कर देता हूँ माइनस एन एफ ई बाय डी टी। ठीक है तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा एस बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा एस बराबर हो जाएगा एन एफ डी ऑफ डी बाय डी टी। ठीक है ये मेरा क्या हो जाएगा एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है तो ये था आपका ओवरऑल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है तो ये था आपका ओवरऑल थर्मोडायनेमिक्स कि आखिर थर्मोडायनेमिक्स का क्या क्या यूज है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है ठीक है तो साथ का यहाँ तक समझ में आएगा उसको प्लीज रिवाइज करते रहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। ठीक है थैंक यू।